हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एस्पिरिन मेडिसिन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे एस्पिरिन मेडिसिन के यूजेस, डोजेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, साइड इफेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शंस और वीडियो के सबसे अंत में हम देखेंगे कि एस्पिरिन मेडिसिन का हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट में कुछ खास इस्तेमाल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। मैं हूँ एक फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं फार्मेसी सुप्रीम चैनल। दोस्तों, एस्प्रिन एक NSAID ग्रुप की मेडिसिन है और इसे खासकर दर्द और बुखार के इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, ये कुछ ब्रांड्स हैं कि जिस नाम से एस्प्रिन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, कॉलस्प्रिन, लोप्रिन। और एस्प्रिन जिस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट में वो है 75 mg, 150 mg, 325 mg, 350 mg और 650 mg। जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है उन्हें दर्द और बुखार के लिए 325 mg से 650 mg हर 4 से 6 घंटे बाद ज़रूरत पड़ने पर दिया जाता है। और अगर एंटेरिक कोटेड टैबलेट है तो उसका डोज है 625 mg से 1300 mg हर 8 घंटे बाद लें। और इस बात का खास ध्यान रखें कि दिन में 3.9 ग्राम एस्प्रिन से ज़्यादा डोज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिनकी उम्र 12 साल से कम है उनको 10 mg से 15 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट में हर 4 घंटे बाद दिया जाता है। और इसे एक दिन में जो सबसे ज़्यादा डोज है वो है 60 mg टू 80 mg पर किलोग्राम पर डे। इससे ज़्यादा 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए एस्प्रिन। दोस्तों, अब हम देखेंगे एस्प्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब एस्प्रिन हमारे शरीर में जाने के बाद ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से हमें दर्द और बुखार से राहत मिल जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम करके केमिकल होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब एक हद से ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाता है हमारे शरीर में तो हमें दर्द और बुखार की समस्या हो जाती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल जो है इसे बनाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। दोस्तों, इस साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है हमारा एस्प्रिन। जो हम एस्प्रिन लेते हैं वो एस्प्रिन साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, यानी उसे निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल का सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें दर्द और बुखार से राहत मिल जाती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एस्प्रिन को कौन कौन सी बीमारियों में दिया जाता है। तो दोस्तों, एस्प्रिन को फीवर में दिया जाता है, लेकिन वो बच्चे कि जिनकी उम्र 12 साल से कम है उनमें अगर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो जाता है तो उस बुखार के इलाज के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एस्प्रिन देने से मना करता है, इनकार करता है, क्योंकि बच्चों में एस्प्रिन की वजह से रिये सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, रिये सिंड्रोम एक बहुत ही घातक बीमारी है, इससे बच्चे की जान भी जा सकती है। वहीं जो बड़े होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उनमें एस्प्रिन की वजह से रिये सिंड्रोम होने के चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए बड़ों को बड़ी आसानी से एस्प्रिन टैबलेट बिना किसी डर के दिया जा सकता है। दोस्तों, एस्प्रिन को पेन में भी दिया जाता है, यानी दर्द में, जैसे कि टेंशन हेडेक, टेंशन से होने वाले सिर दर्द में इसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। और वहीं जो माइग्रेन है, माइग्रेन में भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, इसे रूमेटिक फीवर में भी दिया जाता है। रूमेटिक फीवर एक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। इसमें खासकर हार्ट, ब्रेन, जॉइंट्स और स्किन प्रभावित हो जाते हैं। इसे रिमाटॉइड एर्थराइटिस में भी दिया जाता है। दोस्तों, रिमाटॉइड एर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि खासकर जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। इसमें जॉइंट्स में काफ़ी सूजन हो जाती है और जॉइंट्स में काफ़ी दर्द रहता है। दोस्तों, इसे पेरिकार्डिटिस में भी दिया जाता है। पेरिकार्डिटिस मतलब हार्ट की जो ऊपरी लेयर है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। उसमें सूजन आने की वजह से चेस्ट में हमेशा दर्द रहता है। इसे दोस्तों कावासाकी डिसीज़ में भी दिया जाता है। कावासाकी डिसीज़ 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। इसमें बच्चों के जो सारे शरीर के जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें सूजन आ जाती है। एस्प्रिन को ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी दिया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स में काफ़ी पेन होता है और जॉइंट्स काफ़ी सख्त हो जाते हैं। दोस्तों, एस्प्रिन को कुछ खास तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है, जैसे कि कोलोरेक्टल
एंडोमेट्रियल, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर। दोस्तों अगर ये कैंसर्स किसी पेशेंट में नहीं है और वो कंटिन्यू एस्पिरिन टैबलेट ले रहा है तो उसमें ये कैंसर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर किसी पेशेंट में पहले से ही ये कैंसर्स मौजूद हैं और वो एस्पिरिन टैबलेट कंटिन्यू ले रहा है काफ़ी दिनों तक, तो उस पेशेंट के इन कैंसर से मरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में एस्पिरिन मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जो पेशेंट आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन मेडिसिन को लेकर के सेंसिटिव हैं, एलर्जिक हैं, उन लोगों को एस्पिरिन टैबलेट नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ जिन पेशेंट को अस्थमा है या NSAID ग्रुप की किसी भी मेडिसिन को लेने पर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, उन्हें एस्पिरिन लेने से पहले सतर्क रहना चाहिए। जिन पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है उन्हें भी एस्पिरिन टैबलेट नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ जिन्हें गैस्ट्राइटिस है यानी पेट में सूजन है, उन्हें भी ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, उन पेशेंट को एस्पिरिन टैबलेट नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ जिन पेशेंट को हीमोफीलिया की बीमारी है, दोस्तों हीमोफीलिया वो बीमारी है ये जिसमें कि कट लगने पर, शरीर में कहीं भी कट लगने पर, खून निकलने पर अपने आप क्लॉट नहीं होता है। वैसे दोस्तों जो नॉर्मल इंसान होता है उसके अगर से कहीं कट लगता है तो ऑटोमेटिक कुछ समय बाद में खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं उनमें खून बहना बंद नहीं होता है, तो उन पेशेंट को भी एस्पिरिन नहीं देना चाहिए जिन्हें हीमोफीलिया है। जिन पेशेंट को किसी भी तरह की किडनी डिसीज़ है तो उन्हें भी एस्पिरिन टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ जिस पेशेंट को हाइपरयूरिसेमिया है, मतलब ब्लड में यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उन्हें भी एस्पिरिन टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। और जिन्हें गाउट है उन्हें भी ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं उन्हें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से होने वाले बुखार के ट्रीटमेंट के लिए एस्पिरिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें रे सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस पेशेंट को किसी भी तरह की लीवर की डिसीज़ है उन्हें भी एस्पिरिन टैबलेट नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ वो लेडी जो कि प्रेग्नेंट है उसे भी ये अवॉइड करना चाहिए, और जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं बच्चों को उन्हें भी ये टैबलेट नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों वो पेशेंट जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, कमी है, उन्हें भी एस्पिरिन टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों कि एस्पिरिन लेने की वजह से कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल डोज़ में जो कि 0.3 ग्राम टू 1.5 ग्राम पर डे है, इस डोज़ में पेशेंट को जी मचलाना हो सकता है, उल्टी हो सकती है, लैट्रिन में खून आ सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो सकता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज हो सकता है और पेट में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि एस्पिरिन लेने की वजह से वो कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो सकती है। तो दोस्तों एस्पिरिन लेने की वजह से स्किन में रैशेस आ सकते हैं, यानी लाल चट्ठे, अर्टिकेरिया हो सकता है, यानी स्किन में उभरे हुए लाल चट्ठे पड़ सकते हैं जिनमें खुजली हो सकती है, राइनोरिया हो सकता है जिससे कि हम कहते हैं रनी नोज़ या नाक का बहना भी आप कह सकते हैं। फिर दोस्तों एंजियोएडेमा भी हो सकता है जिसे कि हम स्किन की सूजन कहते हैं, त्वचा की सूजन कहते हैं। अस्थमा भी हो सकता है दोस्तों, और साथ ही साथ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं एस्पिरिन की वजह से। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि यदि पेशेंट को 3 से 5 ग्राम एस्पिरिन पर डे दिया जाए जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज है, तो पेशेंट में कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को डिज़ीनेस हो सकता है यानी सिर का घूमना, वर्टिगो भी हो सकता है यानी सिर का चकराना, और टिनिटस भी महसूस कर सकता है पेशेंट। टिनिटस का मतलब होता है दोस्तों कान में घंटी जैसी आवाज़ें आना। एस्पिरिन की वजह से दोस्तों पेशेंट में अंधापन और बहरापन भी हो सकता है, और अगर पेशेंट एस्पिरिन को लेना छोड़ देता है तो ये अंधापन और बहरापन ठीक भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मेंटली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है पेशेंट, और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो सकता है। उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है, और साथ ही साथ हाइपर वेंटिलेशन भी हो सकता है। और यदि अगर से पेशेंट ने 15 से 30 ग्राम एस्पिरिन ले लिया है तो उसमें
एस्प्रिन की एक्यूट पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें पेशेंट कोमा में जा सकता है और कुछ ही देर बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एस्प्रिन लेते वक्त वो कौन सी मेडिसिन्स हैं दूसरी कि जिन्हें हमें नहीं लेना चाहिए, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में घातक परिणाम हो सकते हैं। वो मेडिसिन्स हैं जैसे कि वारफरिन, नेप्रोक्सेन, सल्फोनिलयूरिया, फिनाइटोइन, मिथोट्रेक्सेट, प्रोबेनेसिड, वेल्प्रोइक एसिड, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, एसिटाजोलामाइड, अमोनियम क्लोराइड, स्पायरोलैक्टोन और एल्कोहल। दोस्तों, एल्कोहल अगर से कोई बंदा लेता है और साथ में एस्प्रिन भी लेता है तो उसके पेट में ब्लीडिंग होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एस्प्रिन टैबलेट को हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट में किस तरह से खास इस्तेमाल में लाया जाता है। किसी पेशेंट को यदि हार्ट अटैक आ गया, उसके तुरंत बाद उसे अगर एस्प्रिन टैबलेट दे दी जाए तो उसकी हार्ट अटैक से मरने के रिस्क कम हो जाती है। यदि किसी पेशेंट को एक बार हार्ट अटैक आ चुका है तो उसे एस्प्रिन की टैबलेट लंबे समय के लिए दी जाती है। ऐसा करने से दोस्तों दोबारा हार्ट अटैक आने के चांसेस उस पेशेंट में कम हो जाते हैं। साथ ही साथ इस्चेमिक स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर से आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो बाजू में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।